तो हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप कहीं पे भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। अब हमने अभी तक ये बोला कि जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट पर्सन है, एक सेकेंड, हाँ, अब हम एक बार फिर से इस पर आ रहे हैं। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो तो मैं आपके खिलाफ़ एक्शन ले सकती हूँ, और अगर मैं तोड़ती हूँ तो आप मेरे खिलाफ़ एक्शन ले सकते हैं। क्या आपकी मदर ले सकती है? बिल्कुल नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं। ठीक है ना। जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी पक्षकार के खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकता। सिंपल सा फंडा ये कहता है। अब यहाँ आ जाइए, मैं आपके खिलाफ़ एक्शन ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ। आप मेरे खिलाफ़ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन आपको कंसीडरेशन नहीं मिला ना 1%। 10,000 रुपये मदर को मिल रहे हैं। अब 1% अगर 10,000 मदर को मैं ना दूँ तो क्या आप मेरे खिलाफ़ एक्शन ले सकते हो? आप बिल्कुल ले सकती हो, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट में तो हो। आप कॉन्ट्रैक्ट में हो लेकिन कंसीडरेशन में नहीं हो। ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कॉन्ट्रैक्ट में होना इम्पॉर्टेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के बाहर होना में प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेंजर के लिए आप कंसीडरेशन हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर आप कंसीडरेशन में कंसीडरेशन के लिए अगर आप स्ट्रेंजर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है अगर वो कुछ गलत करता है तो। ठीक है। इसका मतलब यहाँ से एक बात साबित हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट में होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंसीडरेशन लेना या ना लेना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। लेकिन इसी रूल के कुछ अपवाद हैं कि जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। कैसे? मतलब अगर आपकी मदर को पैसे नहीं मिले तो आप तो एक्शन ले सकते हो, ये तो पक्की बात है। क्या मदर भी ले सकती है? नहीं, मदर नहीं ले सकती है। मदर नहीं ले सकती है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। लेकिन उसके अपवाद क्या हैं? अपवाद ये हैं कि अगर अनुबंध ट्रस्ट संबंधी हो। अब ट्रस्ट देखो, ट्रस्ट का मतलब वैसे विश्वास होता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी या अपना पैसा या कुछ ऐसी इस तरीके की कोई भी जो चीज़ें हैं वो उसके लिए ट्रस्ट मेंटेन करते हैं। कुछ लोगों का एक ग्रुप है जो ट्रस्ट, जिसको हम ट्रस्टी कह सकते हैं, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे माइनर बच्चा होता है तो माइनर के लिए पेरेंट्स एक ट्रस्ट बना सकते हैं कि भाई जब तक हम जिंदा है तब तक तो है, और उसके बाद जो है हमारे बेटे की प्रॉपर्टी वगैरह सब सेफ रहे, और उसके हितों की तरफ कोई आँख उठा के ना देखे। तो इसके लिए जो है वो एक ट्रस्ट मेंटेन कर देते हैं, और वो ट्रस्ट होता है जो उसकी प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है और माइनर के हितों की रक्षा करता है। तो अगर ऐसा कोई ट्रस्ट बनाया गया है, ठीक है, तो उस केस में अब माइनर के लिए, जैसे मान लो मदर के लिए कोई ट्रस्ट बना दिया, मान लो माइनर के लिए कोई ट्रस्ट बना दिया, और अगर इन दैट केस अगर मदर को पैसे नहीं मिले या माइनर के लिए कुछ काम नहीं किया, देन माइनर या मदर को ये अधिकार है कि वो आपके खिलाफ़, आपका मतलब जो पक्षकार हैं उनमें से किसी के भी खिलाफ़ एक्शन ले सकता है। हालांकि अगर ऐसा कोई ट्रस्ट ना बनाया गया होता ना तो नहीं ले सकता था। ठीक है। दूसरा है अवयस्क की शादी का समझौता। अभी अवयस्क की शादी, वैसे तो देखा जाए तो माइनर की मैरिज का सीन होता ही नहीं है। ठीक है ना। अब इंडिया में तो जैसे माइनर के बारे में यही कहा जाता है कि भाई 18 साल से नीचे के जैसे नाबालिग है तो खुद तो खैर शादी करने का राइट नहीं होता है, पेरेंट्स के हाथ में होती है कुछ चीज़ें, या गार्डियन के हाथ में है कुछ चीज़ें। तो इन दैट केस अगर कुछ इस तरीके की समझौते हुए हैं किसी माइनर की मैरिज को लेकर, ठीक है जी। और हालांकि इंडिया में है कई ऐसी जगहें हैं आज भी जहाँ पे छोटी उम्र में भी शादी हो जाती है। तो माइनर की शादी के लिए जो समझौता किया गया था दो पार्टीज़ के बीच में, चाहे उसमें पेरेंट्स भी थे और बाकी के लोग भी थे, दूसरे लोग भी थे, तो अगर उस समझौते के तहत माइनर को कुछ नहीं मिलता या उसके हिसाब से काम नहीं होता है तो माइनर के पास ये राइट होता है कि वो पक्षकारों में किसी के भी अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। इसमें एक केस भी है, उस केस को आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें यही है। देखो, इसमें मैं आपको बता ही देती हूँ कि मुसलमान महिला ने
15,000 रुपये वसूल करने के लिए अपने ससुर पर मुकदमा चलाया। एक्चुअली क्यों? क्योंकि जब इसकी शादी हुई होगी तो शायद ये माइनर होगी और इसके पेरेंट्स ने इसके सास ससुर से समझौता किया होगा कि भाई शादी के बाद इसको ये खर्चा वगैरह मिलेगा और अगर वो नहीं देंगे तो उसको पूरा अधिकार है उस महिला को। हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं थी, वो कंसीडरेशन का पार्ट थी, ठीक है ना। तो जब कंसीडरेशन नहीं मिला तो क्या महिला डायरेक्टली कूद सकती है उस युद्ध में, या फिर जैसे कि मतलब उसके खिलाफ केस कर सकती है? डेफिनेटली वो कर सकती है, ठीक है जी। देखो ये लिखा हुआ है ना, विवाह के समय महिला और एक पुरुष जो है वो अवयस्क थे, मतलब जिसके साथ उसकी शादी हुई थी। तो उस समय क्या हुआ होगा कि महिला के लिए, मतलब उस लेडी के लिए कुछ अधिकारों की बात की गई होगी और बाद में जब उसके सास ससुर ने अधिकार देने से मना कर दिया तो महिला जो है वो कोर्ट में चली गई। और ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा पॉसिबल है, राइट। फिर आ रहा है संयुक्त हिंदू परिवार में विभाजन। अभी क्या होता है कि जैसे एक फैमिली है और फैमिली के केस में क्या होता है कि जैसे एक तो जॉइंट फैमिली होती है और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि फैमिली का डिवीज़न हो जाता है, प्रॉपर्टी बट गई, बच्चे अलग हो गए, बेटे अलग हो गए, तो अनमेरिड डॉटर्स भी होती हैं उसमें, है ना। अब मान लीजिए कि अभी लड़की की शादी नहीं हुई, उससे पहले ही सब बच्चे अलग अलग हो गए, भाई मतलब अलग हो गए, अब उनको अपनी उनकी प्रॉपर्टी जो है वो मिल गई, राइट। तो अब सीन ये रहेगा कि उस बच्ची का क्या, जो अनमेरिड है। तो अब कई बार ऐसा होता है कि जब प्रॉपर्टी का डिवीज़न होता है तो ये कुछ पैसा जो है उसके लिए अलग रख लिया जाता है कि भाई ये पैसा जो है वो लड़की की शादी के लिए होगा, या ये पैसा जो है इस फलाने बंदे की देखभाल के लिए होगा। मान लीजिए उस फैमिली में कोई ऐसा पर्सन भी तो हो सकता है जो हैंडीकैप्ड है या जो कमा नहीं सकता, तो उसके लिए उन्होंने अगर कुछ पैसा अलग रखने की सोची है आपस में, मतलब ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ होगा, जैसे पेरेंट्स या लड़कों के बीच में, और लड़के कौन है, जो मेजर हैं, माइनर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो कई बार परिवार में किसी पर्टिकुलर पर्सन की फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए कोई अरेंजमेंट किया जाता है और इसका कॉन्ट्रैक्ट जब किया जाता है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट में जो लोग होते हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं तो जिन लोगों के लिए ये पैसा रखा गया था या जिनके लिए ये अरेंजमेंट किया गया था वो लोग आकर इस कॉन्ट्रैक्ट के पक्षकारों के अगेंस्ट एक्शन बाकायदा ले सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है एजेंसी। एजेंसी में क्या होता है कि देखो एजेंसी में दो लोग होते हैं, एक पर्सन होता है प्रिंसिपल और एक पर्सन होता है एजेंट, और उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट के वजह से ही उनके बीच में ये रिश्ता बना है। तो अब जो एजेंट है वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर, प्रिंसिपल का मतलब जो उसका जिसने उसको अपना एजेंट रखा है उसके बिहाफ पर जो है उसको क्या करता है कि उसके लिए काम करता है। और ये माना जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ कि एजेंट जो भी कार्य करेगा वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे करेगा। तो इफ़ एजेंट इज़ कमिटिंग समथिंग रॉन्ग, अगर वो कुछ गलत कर रहा है, इन दैट केस कौन जिम्मेवार है? ऑब्वियसली प्रिंसिपल जिम्मेवार है, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है, ये उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस तरीके का है कि जो आपका कानून है वो ये कहता है कि भाई एजेंट को जो कार्य कहा गया है वही कार्य उसने किया है, चाहे वो गलत भी किया हो ना तो भी हम ये मान लेंगे कि वो कार्य प्रिंसिपल के कहने पे किया है, राइट। तो अगर एजेंट ने गलत काम किया है, जिम्मेवार कौन है? प्रिंसिपल है। अब एग्जांपल से मान लीजिए मेरा एक बिज़नेस है, मैंने 2 एजेंट रखे हैं जो मेरा बिज़नेस इधर उधर कहीं जाके संभालते हैं, और मैंने उनको ऑब्वियसली काम करने के लिए इजाज़त दे ही रखी है। अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी बायर से, कोई सामान खरीदना था बिज़नेस के लिए, और बायर का जो पैसा उन्होंने देना था वो अपना नहीं दिया। अब बायर जो है वो डायरेक्टली एजेंट पर क्लेम करेगा या मेरे पे करेगा, सवाल ये पैदा होता है। तो उसके पास छूट है कि वो एजेंट के पास भी क्लेम करने के लिए जा सकता है, मेरे पास भी आ सकता है। हालांकि अब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो मेरे और उस बायर के बीच में नहीं है कि नहीं बात? वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एजेंट और किसके बीच में? उस बायर के बीच में। तो देखो रूल के हिसाब से तो उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर एक ने गड़बड़ करी है तो दूसरा उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। पर वो किया किसके लिए है कॉन्ट्रैक्ट? एजेंट ने अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, उसने मेरे बिज़नेस के लिए किया है और मेरे फ़ायदे के लिए किया है। देन उस जो भी गड़बड़ होगी तो भी मेरी जिम्मेवारी, और अगर कुछ बेनिफिट होगा वो तो भी मेरा। तो अगर कुछ ऐसी गड़बड़ होती है
कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो वो जो बायर है वो डायरेक्टली मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है। बेशक से मैं अनुबंध की पक्षकार नहीं हूँ, मैं सिर्फ कंसिडरेशन ले रही हूँ। और चाहे तो जो आपका एजेंट है वो भी डायरेक्ट उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। ओब्वियसली वो तो खैर ले ही सकता है क्योंकि वो अनुबंध में तो था ही, लेकिन अनुबंध में किसके कहने पर था? मेरे कहने पर था ना। तो बायर चाहे तो डायरेक्ट मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है, एंड मैं भी चाहूँ तो बायर की गड़बड़ी के लिए उसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन ले सकती हूँ। हालांकि रूल तो ये कहता है कि एजेंट को ही लेना चाहिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो उसके साथ हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो इस तरीके की है कि एजेंट द्वारा किए गए कार्य प्रिंसिपल द्वारा किए गए माने जाते हैं। इसलिए ये मान के चलिए कि एजेंसी में ऐसा अलाउड है कि जो प्रिंसिपल है वो बीच में कूद के और अपनी बात रख सकता है और बाकायदा आपके खिलाफ कोर्ट में भी जा सकता है। नेक्स्ट इज़ विशिष्ट संपत्ति पर प्रभार। अभी विशिष्ट संपत्ति पर प्रभार का मतलब क्या है? जैसे मेरे पास एक बिल्डिंग है और मैंने उसको जो है क्या बोलते हैं किस में ले रखा है, जैसे मॉर्टगेज कर रखा है, ठीक है जी, ओके जी। और मैं अब ये प्रॉपर्टी किसी को बेचने वाली हूँ, लेकिन जब तक मैं उसका कर्ज़ा निकाल नहीं देती, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्टगेज्ड है ना, उसके ऊपर भार है, तो मैं ऐसे उसको बेच नहीं सकती। सिंपल सी बात है। अब दूसरी चीज़, अच्छा मान लीजिए ये प्रॉपर्टी मुझे मेरे दादा ने इसी शर्त पे दी थी कि इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम मैं जनरेट करूँगी, इनकम मैं अर्न करूँगी, उसमें से 5,000 रुपये मैं अपनी मदर को दूंगी, नहीं तो ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिलेगी, या ये प्रॉपर्टी वापस मुझसे ले ली जाएगी, या मेरी मदर को पूरा अधिकार होगा न्यायालय में जाकर मुझसे वो 5,000 रुपये वसूल करने का। समझ में आया? अब देखो मदर कौन है यहाँ पे? मदर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, मदर तो सिर्फ कंसिडरेशन ले रही है। कॉन्ट्रैक्ट में कौन है? मेरे दादा और मैं। तो अगर मैं गड़बड़ करती हूँ, मेरे दादा भी मेरे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, सिमिलरली मेरी मदर भी ले सकती है, क्योंकि वहाँ कंसिडरेशन उसको मिल रहा है। और ये एक एक्सेप्शनल केस है कि अगर आपने उसके फ़ायदे के लिए कोई अनुबंध किया है ना, ऑब्वियसली आप किसी भी तीसरे पक्षकार के लिए, तो तीसरा बंदा है जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, अगर किसी के लिए आप बेनिफिट के लिए कोई काम करते हो तो ऑब्वियसली ये मान के चलो कि वो कंसिडरेशन तो उसको मिल रहा है। तो अपने कंसिडरेशन के लिए, स्पेशली जैसे अचल संपत्ति की बात हो गई, या शादी का केस हो गया, या फिर वो ट्रस्ट वाला केस हो गया, उस केस में वो बेचारा जो पीड़ित है या जिसको मिलना चाहिए था और नहीं मिला, वो कूद सकता है बीच में और अपने अधिकारों की डिमांड कर सकता है। एंड द लास्ट वन इज़ असाइनी। असाइनी कौन होते हैं? एक्चुअली असाइनमेंट वर्ड आपने पढ़ा होगा। असाइनमेंट वर्ड होता है मतलब हम कोई कार्य आपको देते हैं, जैसे प्रोजेक्ट और असाइनमेंट, एंड वी आर असाइनर एंड यू आर असाइनी, ठीक है। तो अनुबंध का एक पक्ष अपने अधिकारों को किसी अन्य, ऑब्वियसली क्या है कि इसमें मैंने अपने कुछ अधिकार आपको ट्रांसफ़र कर दिए। ऑब्वियसली जब एक पक्षकार, देखो लिखा हुआ है एक पक्षकार अपने कुछ राइट्स को किसी दूसरे व्यक्ति को दे देगा, तो वो बंदा कौन हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा असाइनी, राइट। हिंदी में उसको अभी हस्तांकिनी कहते हैं। थोड़ी भयंकर वाला वर्ड है, इसलिए मैं असाइनी वर्ड बोलना प्रेफर कर रही हूँ। आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि भाई कुछ चीज़ें जो आपको इंग्लिश में ईजी लग रही हैं तो प्लीज़ उसको इंग्लिश में ही कैच कीजिए, क्योंकि उसको याद करना भी आसान है, उसको लिखना भी आसान है, ठीक है। हेडिंग्स तो आप बेशक से इसमें लिख ही सकते हो ना। तो असाइन कर सकता है ना, तो जिसको असाइन किया, जिसको मैंने अपने राइट्स दिए हैं, तो ऑब्वियसली वो मेरे राइट्स का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना। तो वो राइट्स के हिसाब से वो अपना जो है, मैंने अपने जो अधिकार जिसको दिए हैं, तो उन अधिकारों में ऑब्वियसली किसी के खिलाफ एक्शन लेना भी आता है, तो ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है जी। तो ये था हमारा एक्सेप्शन टू द रूल। तो जो टॉपिक था वो ये था कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन क्या चीज़ है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और क्या एक व्यक्ति जो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट का, क्या वो वाद प्रस्तुत कर सकता है, क्या वो बीच में आ सकता है, क्या वो अपने हक़ के लिए लड़ सकता है। उसके लिए हमने बहुत सारी बातें की और ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। एक टॉपिक और रहेगा आज का, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड इंग्लिश लॉ एज़ टू कंसिडरेशन। मैंने पहले भी ये कहा था कि हम बहुत सारी चीज़ों में इंग्लिश लॉ को फॉलो करते हैं। इंडियन लॉ इंग्लिश लॉ में को इन्वॉल्व करके चलता है। तो इंग्लिश लॉ में भी कंसिडरेशन के बारे में बताया है और इंडियन लॉ में भी बताया है। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। डिफ़र, सेम, डिफ़र मतलब क्या है कि वो ये पूछना चाह रहा है कि भारतीय राज्य नियम यानी कि इंडियन लॉ में और इंग्लिश लॉ में प्रतिफल के संबंध में क्या कोई अंतर है क्या?
हाँ कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। जैसे सबसे पहले दोनों में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस? ये है कि इंग्लिश राज्य नियम में अनुबंध को या तो सिंपल या फिर सील युक्त, अंडर सील युक्त माना गया है। ठीक है, जो आपका सिंपल वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, वो उसमें जो है प्रतिफल होना अनिवार्य है। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन होना कंपलसरी है, लेकिन जो आपका अंडर सील है दिस वन, इसमें बिना प्रतिफल के भी काम चल सकता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ अपवाद अभी अभी आपने पढ़े, उनमें तो ऐसा है कि बिना कंसीडरेशन, अभी नहीं पढ़े, वो कल वाले टॉपिक में पढ़े थे, बिना कंसीडरेशन के अनुबंध वैध हो सकता है कुछ अपवादों में, लेकिन हमेशा नहीं। नाउ प्रतिफल की पर्याप्तता, ये दोनों में सेम है कि हमारा लॉ भी ये कहता है कि एडिक्वेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। समथिंग मस्ट बी इन रिटर्न ऑफ समथिंग, क्या कितना होना चाहिए ये कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही सेम इंग्लिश लॉ में भी है। तीसरा है प्रतिफल किसके द्वारा। तो इंग्लिश लॉ में मतलब अलग है और हमारा मतलब अलग है। हमारा ये कहता है कि प्रतिफल जो है ऑब्वियसली हम किसको दे रहे हैं, वचन देने वाला वचन है तो देखो दोनों के लिए प्रतिफल। तुम मुझे कुछ दे रहे हो, मेरे लिए प्रतिफल है। मैं तुम्हारे लिए कोई काम कर रही हूँ, तुम्हारे लिए प्रतिफल है वो, ठीक है ना। तो इंडिया में कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है प्रतिफल मैं तुम्हारा काम करूँ तुमसे ही मिले। अब जैसे मदर को जो 10,000 रुपये मिले थे, मैंने मदर का काम थोड़ी ना किया था, काम तो मैंने तुम्हारा किया है। प्रतिफल किसको मिला? मदर को मिला है। तुमने मेरा काम किया है, मदर का तो नहीं किया, लेकिन प्रतिफल उसके बदले में मैं मेरे से किसको दिलवा रहे हो? मदर को दिलवा रहे हो। तो ज़रूरत नहीं है इस बात की कि जिसका काम करो प्रतिफल भी उसी से लो। लेकिन इंडिया में तो ऐसा चल जाएगा, इंग्लिश अधिनियम में ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज़ पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन में भी डिफरेंस है। हमारे यहाँ पर पास्ट कंसिडरेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि हम पहले वाले कार्यों के लिए जो है प्रतिफल बाद में दे सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी अधिनियम में जो है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पास्ट कंसिडरेशन है ही नहीं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंजर। तो इसमें भी दोनों में डिफरेंस है। पोजीशन क्या है कि अंग्रेज़ी अधिनियम में अजनबी को कोई अधिकार नहीं दिएगा, वो कोई केस नहीं कर सकता, लेकिन हमारे यहाँ अभी अभी मैंने आपको बताया कि हम केस कर सकते हैं अजनबी के भी होते हुए। यानी कि अगर मैं पक्षकार नहीं हूँ तो भी मैं मेरे हक़ के लिए, अगर मुझे मान लो मेरे हक़ के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो मेरा हक़ छीना जा रहा है, तो मैं बीच में आके अपनी बात रख सकती हूँ। तो ये आज का आपका टॉपिक था, इसको अपना ध्यान से कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम है वो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।